प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर संदेश देती हुई हमारी ये एकांकी है, जो समाज की बहुत बुरी व्यवस्था, दहेज और लड़की को समान की तरह देखभाल कर रिश्ते के लिए चुनना, पुरुष वर्ग नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसके वजूद को, उसकी शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता, उस कुरीति पर, उस कुप्रथा पर, उस बुरी सोच पर यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी व्यंग करते हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस समस्या को उठाया है। सार शुरू करती हूँ। सबसे पहले इस जो एकांकी है, इसके जो किरदार हैं, मैं आपका परिचय उनसे कराती हूँ। रामस्वरूप लड़की का पिता है और इस कहानी के जो मुख्य नायिका है वो है उमा, और प्रेमा उमा की माँ है। रतन घर का नौकर है और उनको देखने वाले 2 लोग आने वाले हैं, शंकर जो बेटा है और गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मानसिक जो विचारधारा है वो बहुत ही रूढ़िवादी है। महिलाओं के प्रति बहुत ही रूढ़िवादी सोच रखते हैं वो। एकांकी शुरू करती हूँ। घर में साज सज्जा चल रही है। रामस्वरूप जी मेहमानों के स्वागत के लिए घर को सजा संवार रहे हैं। नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, दूसरे कमरे में नाश्ता तैयार है और बस मेहमान का इंतज़ार है। रतन को मक्खन लेने के लिए भेजते हैं और उसके बाद ये दृश्य चल रहा है, वहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो सीन है हमारा वो है रामस्वरूप मेहमान के स्वागत के लिए जो कमरे को सजा रहे हैं। पर्दा खुलता है और बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं, गेस्ट रूम को तैयार कर रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर लाने की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है और इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। अब यहाँ पर रामस्वरूप और प्रेमा की जो बातचीत है उसमें उमा के व्यवहार की चिंता दिखाई देती है। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि उनकी बेटी उमा तो रूठी हुई है, वह तो ना पाउडर लगाने को तैयार है, ना शादी के लिए ही बड़े कोई उत्साह उसके अंदर नजर आता है। रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई कहती है और अपने पति पर ही डालती है कि आपको उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, सिर्फ एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफी था। बाबू रामस्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था ना कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो, चुप हो जाओ। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बातचीत करते हैं और प्रेमा को बताते हैं कि यूं तो वो पेशे से वकील हैं, बड़ी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। कैसे दकियानुसी ख्याल है इनके। उनका बेटा तो बाप से भी 4 कदम आगे है, बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता है। इतना बताकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वो बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे ले आए। इतने में गोपाल प्रसाद और शंकर का घर में आना होता है। नौकर रतन कहता है, बाहर मालिक कोई आए हैं, अतिथि आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, और वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ की हड्डी कुछ थोड़ी सी झुकी हुई सी दिखती है और कुशलक्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल रहा होगा। शंकर बताता है, नहीं, अभी 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में ये 1 साल बीमार हो गया था। यहाँ पर मैं आपको रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक लिया है, मैं इस पर ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ कोई और शीर्षक ना लेके रीढ़ की हड्डी ही क्यों लिया। देखिए, यहाँ रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर को साधती है,
अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में ज़रा भी चोट आ जाती है तो हम ना खड़े हो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, हम कुछ नहीं, सिर्फ लेटे रहेंगे और लेटे में भी करवट भी नहीं ले सकते। आप सोचिए, रीढ़ की हड्डी शरीर का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे ही हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो सब हमारी पहचान को समाज में खड़ा रखते हैं, हमारी इमेज को बनाए रखते हैं। तो जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं है, निश्चित ही उसके व्यक्तित्व में कोई मजबूती नहीं है, उसके व्यक्तित्व में अपने आप को मजबूती से समाज के सामने लाने की हिम्मत नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके संस्कार अच्छे नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है। तो जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के वजन को साधती है, हमें खड़ा रखती है, हमें सहारा देती है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाती है, ऐसे ही दूसरे के मन में और समाज में अपने लिए इज्जत पैदा करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है जितना कि रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। वो ज़रा सी कमज़ोर हुई नहीं कि आप बिस्तर में लेटे नहीं, और हमसे ज़रा सी चूक हुई नहीं कि समाज में लोगों की निगाह में गिरने में हमें ज़रा सी देर नहीं लगती। तो जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को साध लेती है, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार, हमारा आचरण समाज में हमारी पहचान बनाता है। तो यहाँ ये रीज़न है रीढ़ की हड्डी शीर्षक लेने का। अब अगले दृश्य में गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप का हंसी मजाक होता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं, जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख वैसी की वैसी। उस जमाने में आज की तरह खेल की सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति, उनका डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग था। फिर पढ़ने लिखने का रौब दिखाते हैं कि एक बार अगर पढ़ने बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग लगती थी, यानी कि 12 घंटे तक हम एक जगह से उठते नहीं थे। और उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। गोपाल प्रसाद की बातों का रामस्वरूप जी समर्थन करते हैं और शंकर भी उनकी बातों पे ही करके हंसता रहता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप जी से कहते हैं, अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। कहने का मतलब, हम जो शादी के लिए बात करने आए हैं, ये शादी नहीं बल्कि एक व्यापार है, लेन देन होगा। आप मुझे बेटी दोगे तो दहेज में बदले में बहुत कुछ दोगे। रामस्वरूप जी बिजनेस की थोड़ी सी बात सुनकर घबरा से जाते हैं और पीछे वाले कमरे से चाय और नाश्ता लाने के लिए चले जाते हैं कि पहले नाश्ता कर लीजिए आप लोग। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं मकान वकान तो सब हैसियत देखकर लगता है अच्छी है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहते हैं और बैकबोन सीधी करो। सही कहते हैं तुम्हारे दोस्त, शंकर की बैकबोन। जैसे ही वो बैकबोन बोलते हैं, रामस्वरूप जी का आना होता है तो वो चुप हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो शंकर का झुका हुआ शरीर है, ना तो वो व्यक्तित्व से अच्छा है, ना ही उसके जो शरीर की बनावट है वो भी अच्छी है। अब आप ऐसे में सोचिए, जो खुद किसी काबिल ना हो और वो लड़की को भी काबिल नहीं चाहता, वो चाहता है उसके पैरों तले रूंध के रहे, वो उसके आगे जबान ना खोले, वो उसके आगे अंग्रेजी ना बोले, वो उससे आगे बढ़कर चलने की कोशिश ना करे, जो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगला जो दृश्य होता है, लड़की की खूबसूरती और पढ़ाई के बारे में चर्चा होती है। इधर उधर की बातें होती हैं और लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप जी कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वे शंकर से पूछते हैं, शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बात को काटते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतें राजी नहीं होती। और गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में बड़े स्पष्ट हैं। हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा भी उनकी बातों को समर्थन देता है। हाँ जी हाँ, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब लड़कों को बीए एमए पढ़ाया तो बहुएं भी ग्रेजुएट ले लो, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना।
अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी तो चल गई गृहस्थी। वे तर्क देते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। देखिए, भगवान ने भी पुरुष और स्त्री में कितना भेद किया है। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। और इसी बात का समर्थन करते हुए रामस्वरूप जी कहते हैं, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। तालीम कहते हैं शिक्षा, एजुकेशन। अब उमा आती है। अब उमा से पूछताछ होती है। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप जी पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर वहां आती है और उसके कपड़े बड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप जी, अरे ये चश्मा? अरे 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 कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई मुद्दा नहीं है। वो तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने आई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए कह दिया है, बस आंखों की सुरक्षा के लिए, पढ़ाई वढ़ाई का कोई मामला नहीं है। रामस्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल चेहरा सब पसंद आता है। ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों बाप बेटे उमा को अच्छी तरह से नजरों से नापते हैं। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। तल्लीनता यानी कि वो गाना जानती है और उसे संगीत की समझ है। आवाज बहुत मीठी है। अचानक उमा की आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिल जाती हैं। वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या पेंटिंग वेंटिंग आती है? रामस्वरूप जी कहते हैं, कमरे में टंगी सारी तस्वीरें इसी ने बनाई हैं। और फिर सिलाई की बात तो साहब ये घर के सारे कपड़े, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सीती है। गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम विनाम भी जीता है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप जी सफाई देते हैं, अरे बेचारी शर्माती है। अब गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए, आप ही जवाब दिए जा रहे हैं। उमा वैसे ही गुस्से में थी और बड़े मजबूत स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भीड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? कहते कहते उमा रुक जाती है कि यहाँ वो विरोध करती है कि जो लड़की को देखने आए हैं वो कोई सामान नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है जिसे वो इस तरह से नजरों से नाप रहे हैं। उतना ही सम्मान उसका भी है, उसकी भी इज्जत है। इस तरह से उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। शादी हो रही है लेकिन चीज़ खरीदी बेची नहीं जा रही है। ये रिश्तों का बंधन है जो प्यार से जुड़ना चाहिए, सौदेबाजी से नहीं। यहाँ लेखक इसी समस्या को उठाना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। यहाँ पर उमा उस प्रसंग का वर्णन करती है कि लड़कियों को छेड़ने के इल्ज़ाम में हॉस्टल की वार्डन ने इसको पकड़ लिया था और इसकी बहुत मार लगी थी। तो यहाँ पर उस प्रसंग को वो याद दिलाती है उसे। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा मानते हैं। बीए पास, ओफो गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करते हुए कहती है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह भी पता लगवाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वहां से चले जाते हैं और रामस्वरूप धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। यहीं पर एकांकी खत्म होती है। अंत में रतन मक्खन लेकर आता है, लेकिन अब मक्खन की जरूरत नहीं बची। तो अब रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं।
इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए, ये सभी के साथ होता है, हम भी अपने ज़माने की ही बात करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जिस तरह से समय बीतता है वैसे ही विचारधाराएं बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, लोगों की कार्यशैली बदलती है, लोगों के तरीके बदलते हैं। तो हमें हमेशा लकीर के फ़कीर ही नहीं बना रहना चाहिए, हमें समय के साथ, समाज के साथ बदलने का प्रयत्न भी करना चाहिए। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं और दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। ये स्वाभाविक है और यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ही मन में आ जाती हैं। परंतु इसे दूसरों की तुलना करने में और उनको नीचा दिखाने के लिए प्रकट करना गलत है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिस पीढ़ी की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो वर्तमान पीढ़ी ने देखा ही नहीं है, तो वो उस बात की जवाब क्या देंगे। हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती हैं, ज़माना बदलता है, कुछ कमी होती है तो कुछ सुधार भी आते हैं, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। इसीलिए अच्छाइयों के लिए, समाज के हित के लिए हमें समय के साथ बदलना चाहिए, सिर्फ अपनी ही एक विचारधारा को लेकर हमेशा चलना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, यानी कि वो शिक्षा को पवित्र कर्तव्य मानते हैं और शिक्षा को ज़रूरी मानते हैं, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार हो जाते हैं। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। लड़के सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी, बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी और उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और इस कारण रामस्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से जो अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए, इसके लिए वह पाउडर और बनावटी साधनों का प्रयोग करे, मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो गुण है उन्हें ठीक से प्रकट करे ताकि वे उनके होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहते हैं। रामस्वरूप का यह व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है और झूठ को ही आगे बढ़ा रहा है और झूठ की बुनियाद पर किसी रिश्ते की नींव नहीं रखी जा सकती, ये भी यहाँ पर रामस्वरूप बोल रहे हैं। पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना और किसी को धोखे में रखने जैसा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? शादी को व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव और मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है और शादी एक व्यापार या धंधा बन जाती है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं, संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। दहेज प्रथा कितने ही परिवारों को खा गई। रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी चाहते हैं, वो गलत है। उन्हें अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए। उसे समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु इस रास्ते को वो स्वीकार करने में कायरता दिखा रहे हैं, मुँह छिपा रहे हैं। उसे समाज में मजबूती से खड़ा होकर अपने लिए योग्य और स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है और रामस्वरूप जो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। रामस्वरूप की मजबूरी फिर भी कम बुरी है। उसका वश चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की बखिया उधेड़ देता, परंतु इससे उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो सकती है। ये सोचकर वो समाज की बहुत सारी परंपराओं को, कुरीतियों को स्वीकार करने पर विवश है। लेकिन गोपाल प्रसाद पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी समाज को मीलों तक पीछे धकेल रहा है और गंदगी समाज में फैला रहा है, भावनाओं को नष्ट कर रहा है, मधुरता खत्म कर रहा है संबंधों की। गोपाल प्रसाद कहीं अधिक ज़्यादा दोषी है। आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहते हैं? शंकर बिना
शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्व विहीन है। मैं आपको समझा दूं, कोई भी व्यक्ति बिना बैकबोन के नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को साथी है, ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व, हमारी आदत, हमारे संस्कार हमारी समाज में छवि बनाते हैं। तो शंकर की जो छवि है वो अच्छे लड़कों में से नहीं गिनी जाती। उसे ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है, ना ही लड़कियों को छेड़ाखानी भी करता है, पकड़ा भी गया, मार भी खाई। तो आप ऐसे व्यक्तित्वशाली व्यक्ति के रूप में शंकर को नहीं दे सकते। तो जिस तरह से हमारे जीवन का आधार हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी स्ट्रांग होगी, हम समाज में उतने ही ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व जितना श्रेष्ठ होगा, हमारी पहुंच, हमारी जो कद है, जो लोगों की नज़र में हमारी ऊंचाई होती है, जो हमारा महत्व होता है, वो कहीं ज़्यादा होता है। शंकर चूँकि व्यक्तित्व विहीन लड़का है, उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वे अपने पिता के इशारों पर ही चलता है और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करता है। पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पति होने के योग्य नहीं है। शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठता है, मतलब उसकी मार लगती है, उसका अपमान होता है और वे अपमानित होकर लंपट और दुश्चरित है और कई बार अपमानित हो चुका है। उसका शरीर कमज़ोर है, उसे सीधा तनकर बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए वह शायद विवाह के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे लंपट, शक्तिहीन व्यक्तित्व विहीन लोग रहते हैं, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता, कभी उस घर में सुकून नहीं होगा। ऐसा दूल्हा अपने परिवार के ढंग से नहीं चला पाता, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाता, पति होने के योग्य नहीं होता और ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो उसके घर में सदा क्लेश ही रहता है। समाज को उमा जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे बड़बोले, दिशा से भटके हुए अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। उमा सत्य और गुणवत्ता पर खड़ी है। वह प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधेरा। जब समाज में उमा जैसी लड़कियां बढ़ेंगी तो गुणवत्ता को अपने आप ही सम्मान मिलेगा, यानी कि जो क्वालिटी होगी वो अपने आप ही ऊंची आएगी और लोग सुशिक्षित बहू पसंद करेंगे। इस तरह समाज में सुशिक्षा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, रूढ़ियों का अंधेरा मिटेगा। कहते हैं एक श्रेष्ठ नारी पूरे परिवार नहीं पूरे कुल को तार देती है। वो घर की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि स्त्री बहुत समझदार है, शिक्षित है, निर्णय लेने में सक्षम है, सही गलत का फैसला कर सकती है, लोगों के व्यवहार को समझ सकती है, तो वो घर कभी भी आगे बढ़ने से, समाज में सम्मान पाने से पीछे नहीं रह सकता। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता मतलब टू द टॉपिक, इसका बिल्कुल ठीक है, आपको ये बताना है इसमें। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या वर का व्यक्तित्व विहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वे दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करें और अशिक्षा को प्रोत्साहन दें। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की ज़रूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दोब के आगे चूबी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग करती हुई, संकेत देती हुई सार्थक और सफल शीर्षक बन जाती है और यह एक अच्छा शीर्षक है और जिससे लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है आखिर रीढ़ की हड्डी शीर्षक के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? रीढ़ की हड्डी का एकांकी का मुख्य पात्र उमा है। वह इस एकांकी की नायिका है और एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद हैं। परंतु जैसे ही उमा की एंट्री होती है एकांकी का स्वरूप ही बदल जाता है। एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल में हो, जो रिजल्ट निकाले, जो फल का भोगता हो, जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ दे दे और प्रभावित कर दे। उमा ने ये सारे कार्य किए हैं। रीढ़ की हड्डी में दो मुख्य पात्र हैं, शंकर और उमा। सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द बुनी हुई है। ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर ना हो किंतु वे चर्चा के मूल में रहते अवश्य हैं। ये प्रमुख पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दूल्हा अर्थात शंकर पात्र हो सकता है किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है और गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है।
थोड़े समय में आकर ही वो पाठकों के मन पर छा जाती है और एकांकी की कथा में अचानक नया मोड़ ले आती है और उसे प्रभावशाली बना देती है। एकांकी का फल क्या होता है कि विवाह नहीं होता और उस पर पड़ता है कि उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। गोपाल प्रसाद अपने दबदबे के से प्रमुखता बनाए रखते हैं, किंतु वे खलनायक हैं, नायक नहीं। और उसकी खलनायकी उमा के आते ही हवा में उड़ते पत्तों के जैसे गायब हो जाती है। उनकी सारा जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। एकांकी के आधार पर आप चारित्रिक विशेषताएं बताइए। आप इसमें बता सकते हैं कि रामस्वरूप प्रगतिशील हैं, विवश पिता हैं। गोपाल प्रसाद यहाँ पर बड़बोला है, चालाक है, हंसोड़ है, लिंग भेद का शिकार है, यानी कि पुरुष और स्त्री में भेद करता है। इस तरह से आप उनके चरित्र को चित्रण कर दीजिए। और इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? इस एकांकी में नारी शिक्षा को समाज में सम्मान दिलाना। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता। पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूट जाती है, आसन हिल जाते हैं, दबदबा समाप्त हो जाता है। सास ससुर अपनी मनमानी के चलाते हैं और घर में बहुओं को दुखी रखते हैं। अपने अहंकार के चलते बहू को गुलाम बनाते हैं, हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं, मनमानी करना चाहते हैं और इसलिए वो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है पढ़ी लिखी बहू बहुत उनकी इशारों पर चलने वालों में से नहीं होती। उमा के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि बहुएं कुर्सी में इसकी तरह बिकाऊ नहीं होती, उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं है और उनका भी दिल होता है, उन्हें चोट लगती है। इन सब का ध्यान रखना चाहिए। यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू का सम्मान नहीं करता तो उमा जैसी बहुओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें मुंहफट बनना ही पड़ेगा, उन्हें अपने लिए सम्मान जुटाना ही पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और नारी उद्धार का यही एकमात्र मार्ग है। बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर ना बने, परिस्थितियों को सच्चाई से सामना करें, छल कपट की दुनिया से कपट जाल में स्वयं को ना डालें और शंकर जैसे लोगों पर भीषण चोट करने में भी पीछे ना रहें। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? आप बहुत सारे कार्य यहाँ कर सकते हैं विमेंस लिबरेशन के लिए। इस पर आप स्वयं अपने विचार लिखिएगा। उम्मीद है मैं रीढ़ की हड्डी एकांकी के सार को समझाने में समर्थ रही। और यदि आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपके सुझाव मुझे अवश्य प्राप्त होंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत